वीडियो देख रहे सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम जो हाल ही में रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो आपको सूचना मिल रही है, तो उसकी जो पात्रता परीक्षा है वो जनवरी में आयोजित होने वाली है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो लेवल 1 है उसके लिए यहाँ पर हम जो पिछली पात्रता परीक्षा में लेवल 1 के लिए जो साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान का जो आपका पार्ट था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा अपनी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पिछली पात्रता परीक्षा में लेवल 1 के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन पर आधारित रहेगी। तो यह कक्षा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इससे आपको पता चलेगा कि पिछली बार किस प्रकार के क्वेश्चन है वो मनोविज्ञान विषय में पूछे गए थे। तो आपसे निवेदन कि आप क्लास को पूरा देखें और लाइक और शेयर अवश्य करें, और क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताएं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं पहला क्वेश्चन लेवल 1 के लिए 2022 की जो पात्रता परीक्षा थी उसमें किस प्रकार से पूछा गया था। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है इस प्रकार से। तो देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन है वो असत्य है। तो यहाँ पर आपको गौर करना है कि असत्य आपसे पूछा गया है। तो 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से जो असत्य कथन है वो आपको बताना है। तो देखिए साथियों, पहला कथन है, यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। और दूसरा कथन है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। और तीसरा कथन है, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। और चौथा कथन है, विकास एक अनुक्रमिक क्रिया है। तो साथियों, यहाँ पर जो असत्य कथन है वो आपका होगा इसमें केवल ए। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन है वो यहाँ पर आंसर होगा। तो पहला कथन है वो साथियों असत्य है। यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। ये जरूरी नहीं है ये लगा करके इस कथन को असत्य है वो बना दिया गया है। तो यह समझना जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, ये इस प्रकार से सत्य होगा। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी है वो, जिसमें केवल एक कथन है वो आपका असत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खालिस्तान तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो आपको बताना है कि इस खालिस्तान में कौन सा उपयुक्त विकल्प है वो इसमें आएगा। तो साथियों, इसमें जो यहाँ पर लिखा है वो लिखा है विकास के बारे में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। तो विकास तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जिसमें विकास लिखा है ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्राक टोली आयु, ये भी बचपन की विशेषता है। अनुकरणीय आयु, ये भी बचपन की विशेषता है, यानी किसी की नकल करना। और सवाल करने की आयु, ये भी बचपन की विशेषता है, छोटे बच्चे हैं वो सवाल करते हैं। और खिलौना आयु, तो ये भी इसकी विशेषता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है वो एक जैसे होने के कारण इस क्वेश्चन को है वो बोनस में माना गया है। तो यानी इस क्वेश्चन में सभी को बोनस मिला था। तो ये सभी है वो बचपन की विशेषताएं होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 4 ऑप्शन देखिए, आनुवंशिकी एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, और वातावरण एवं पालन पोषण से। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आनुवंशिकी एवं वातावरण से। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है वो माना गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपको पूछा है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि है वो कितनी होती है। तो साथियों, प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो 140 मानी जाती है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि
4 ऑप्शन प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने के लिए और छात्रों के बीच के अंतर को कम करने के लिए, छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए और समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर माना गया था वो माना गया था डी ऑप्शन। स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, किसके लिए, कि समझने के लिए यह है कि छात्रों में छात्र वो समर्थ क्यों हो रहे हैं, किसमें, सीखने में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक है वो प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु खालिस्तान वर्ष होगी। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि किसी की बुद्धि लब्धि है वो 75 अंक प्राप्त होती है और 16 वर्ष की आयु का बच्चा है तो उसकी जो मानसिक आयु है वो 12 वर्ष होगी। तो इसमें डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। तो यह सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो साथियों यह सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। थॉमसन ने यह सिद्धांत है वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? ये विधियाँ जो कुछ आपके सिलेबस में दी गई हैं उनको आप अच्छी तरह से याद रखें। यहाँ से हर बार है वो क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो साथियों वो होगी आपकी यहाँ पर कथनांकन संप्रत्यय प्रशिक्षण। डी ऑप्शन इसका आंसर है वो माना गया है। साथियों आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें और इस प्रकार से जो पिछली पात्रता परीक्षा के पुराने पेपर देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो साथियों सृजनात्मकता है वो किससे संबंधित है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने है। अति सक्रियता, कम बोधगम्यता, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो साथियों सृजनात्मकता है वो आपका यहाँ पर अपसारी चिंतन से संबंधित है। अपसारी चिंतन इसमें सबसे अच्छा चिंतन है वो माना जाता है। तो सृजनात्मकता के साथ है वो अपसारी चिंतन को संबंधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तो साथियों 4 ऑप्शन आपके सामने है। तीव्र चिंता को, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच और बीमारी का डर, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति है वो जो समायोजन को बढ़ावा देती है। तो यानी आप है वो विक्षिप्त भय और चिंता से यदि मुक्त है तो आप अच्छी तरह से किसी भी परिस्थिति में समायोजित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? तो इसमें से आपको कोई 2 लक्षण है वो बताने हैं कि कौन सी 2 लक्षण है वो प्रतिभाशाली बालक में पाए जाते हैं। तो पहला है अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता और अति सक्रियता। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा है वो ये दोनों प्रतिभाशाली बालक के लक्षण माने जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला है वो किसने दिया था? तो ये एक फार्मूला दिया गया है यहाँ पर IQ जानने के लिए। तो इसमें बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। तो ये फार्मूला दिया था साथियों। इसमें आपके 2 आंसर है वो माने गए थे, विलियम स्टर्न ने और टर्मन ने। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके इसमें सही माने गए थे। तो जिसने ए किया था उसका भी सही माना गया था और जिसने बी किया था उसका भी इसमें सही आंसर है वो माना गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 14वां क्वेश्चन, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर
औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। तो रवि लेखन कौशल में अच्छा है, तो रवि में अधिक संभावना है। तो किस चीज़ की अधिक संभावना है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। डिस्कैलकुलिया, गणित से संबंधित विकृति जिसको कहा जाता है। दूसरा है डिस्ग्राफिया, लेखन से संबंधित विकृति। और तीसरा है डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित विकृति। और चौथा है डिस्फेजिया, बोलने से संबंधित विकृति। तो इसमें रवि में जो अधिक संभावना है साथियों, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा पढ़ने से संबंधित विकृति। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे एक बार फिर से निवेदन कि आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी जो रीट पात्रता के जो पुराने पेपर हैं उनके वीडियो आपको मिलते रहें। नेक्स्ट देखिए साथियों, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया था? तो साथियों ये कथन दिया गया था स्किनर के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है वो माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण और डी है शून्य स्थानांतरण। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ये एक सकारात्मक स्थानांतरण है वो माना जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि ये जो उसने सीखा है गणित में उसको अपने व्यवहार में लिया है, तो ये उसके लिए एक सकारात्मक स्थानांतरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? यानी एक समय में 2 विपरीत इच्छाएं हैं कि किसको पूरा करें और किसको छोड़ें, तो उसमें जो ये ऐसी परिस्थिति होती है उसको साथियों अपने द्वंद्व कहते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। 2 विपरीत इच्छाओं का होना द्वंद्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत और अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आप राइट आंसर माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट जो 19वां क्वेश्चन है जो आपके सामने है, तो देखिए साथियों इसमें आपको पूछा है निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो 4 आपके सामने उदाहरण दिए गए हैं, तो आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित कौन सा उदाहरण है वो आपको बताना है। तो पहला है वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिसे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। दूसरा है उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी। तीसरा है इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। और तीसरा है मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। साथ ही इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। ये आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण है कि मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत है वो तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो साथियों थारनडाइक, स्किनर, कोहलर और बीएस बलूम। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, बीएस बलूम ने है वो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। बाकी जो ए, बी और तीनों ऑप्शन है इन विद्वानों ने अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादन है वो किए हैं, बीएस बलूम ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बार बार बच्चों को सज़ा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना
क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है और बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और डी है, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ये जो बार बार बच्चों को सज़ा से बचने या इनाम पाने के लिए जो सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना, तो ये दर्शाता है बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो यानी यहाँ पर ये डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। तो इसलिए बच्चों को है वो बार बार सज़ा से बचने और इनाम पाने के लिए जो गतिविधियाँ हैं उनमें संलग्न होने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए साथियों, 22 नंबर क्वेश्चन। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे कितने हैं? तो साथियों, इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा 45 घंटे। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये लगभग हर बार ये पूछा जाता है। तो इसमें 45 घंटे आपको एक सप्ताह में शिक्षक के लिए निर्धारित किए गए हैं आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो इसमें विश्वसनीयता दिया है, वैधता दिया है, वस्तुनिष्ठता और अभिक्षमता। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा अभिक्षमता। डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 24 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो साथियों, इसमें ऑप्शन है अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु और वातावरण। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो शिक्षार्थी या बच्चा है वो महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 25 नंबर क्वेश्चन। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सकें, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सकें, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे और छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जो एक चिंतनशील शिक्षक है वो कक्षा में छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करने में सफल रहता है, जिससे छात्रों को जो प्रोत्साहन है वो मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 26 नंबर क्वेश्चन। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक अनुदेंद्रिय अनुसंधान है, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान है, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, और चौथा ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध। साथ ही इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन सी, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। ये क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो साथियों, एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अनुमोदक की, या सुविधादाता की, या आधिकारिक, या फिर तानाशाह की। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक शिक्षक की है वो भूमिका सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 28 नंबर क्वेश्चन। मूल्यांकन का उद्देश्य है वो क्या होता है? तो साथियों, जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें देखिए साथियों, जो डी ऑप्शन है वो आपका सही होगा, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहें। तो डी ऑप्शन इसमें आपका मूल्यांकन का उद्देश्य है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको विकास के सिद्धांत और उनके जो बारे में वर्णन है उनको आपको जोड़ना है। तो देखिए साथियों, इसमें जो आपका आंसर देखते हैं, तो समीप दूराभिमुख जो दिशा होती है वो आपकी होगी शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। तो इसमें डी आएगा। और सिर पदाभिमुख जो दिशा होती है ये होगा आपका सिर से पैर का क्रम। और अंतर्व्यक्तिक जो भिन्नताएँ होती हैं उसमें आपका आएगा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न तरह से पढ़ते हैं। और अंतरा व्यक्तिक जो भिन्नताएँ होती हैं वो होगी सी ऑप्शन में, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन इसमें सही आंसर माना गया है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिए,
मनोविज्ञान का लेवल 1 के लिए जो पात्रता परीक्षा 2022 में हुई थी उसमें अंतिम क्वेश्चन अपने कर रहे हैं। विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। तो साथियों विकास है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। तो साथियों ये थी आपकी क्लास पिछली पात्रता परीक्षा लेवल 1 के लिए जो पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार के मनोविज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने देखा। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं कि नेक्स्ट है वो किस विषय के क्वेश्चन आपको चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।